मिस्टर इंडिया फिल्म देखी है आपने? अरे वही श्रीदेवी की लटकी झटकों वाली फिल्म। लेकिन क्या हो जब वही फिल्म कोई बहू देख रही हो। अरे कहाँ मर गई करमजली, सारा दिन उस डब्बे में मुंह डालकर बैठी रहती है, न जाने क्या क्या देखती है। एक ही फिल्म 10-10 बार देखती है। अरे थोड़ा तो काम कर ले घर का। क्या काम कर लूं? हाँ क्या काम कर लूं बता दीजिए। खाना ठूस कर बैठी हो, घर साफ है, किचन साफ है, पति ऑफिस और बच्चे स्कूल गए हैं, तो बताओ क्या काम करूं? अरे टीवी देख रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? अरे तो और कुछ दिखता भी तो नहीं है मुझे, बस यही दिखता है कि तू टीवी देख रही है। अरे कुछ तो काम कर लिया कर, काम क्यों नहीं करती? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? अरे मेरे सामने तुझे ये जो काम चोरी करते देखती हूँ ना, मेरा तो खून खौल उठता है। तो क्या करूं? लेकर फावड़ा कुआं खोदा करूं तो लगेगा कि मैं काम कर रही हूँ, और सामने ना देखो तो कहाँ जाऊं? नहीं नहीं बता दो कहाँ चली जाऊं जो तुम्हें नजर ना आऊं। अरे जबान देख लो कितनी लंबी हो रखी है। आजकल की लड़कियां एक नंबर की कामचोर और जबान चलाने वाली होती है। कर दी थी ना अपने बेटे की शादी किसी अपने जमाने की लड़की से। मेरा भी पीछा छूट जाता। अब शांति से रह लो, मैं भी काम कर लूं। पिक्चर शुरू होने वाली है। हाँ हाँ और क्या काम रह गया है तेरे पास? कोई काम तो है नहीं, बस देख ले पिक्चर। खैर फिल्म शुरू हो जाती है, नाम होता है मिस्टर इंडिया। थोड़ी देर बाद हाय रे क्या घड़ी है, वाह जी वाह, ये मुझे मिल जाए तो मैं भी गायब हो जाऊं। लेकिन ये घड़ी मिलेगी कहाँ? फिल्म खत्म होते होते तो बहू के मन में बस यही रह जाता है कि बस किसी तरह उसे वो घड़ी मिल जाए। अगले रोज माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ। सास की कोई आवाज नहीं आती। मेरा काम था बताना तो मैंने बता दिया। बुढ़िया ना रिस्पॉन्स करे तो मेरी गलती थोड़ी ना है। बहू बाहर निकल रही होती है कि सामने खड़ा होता है एक साधु। बेटी कुछ खाने को दे दे। बाबा मुझे कुछ ऐसा दे दो ना जिससे मैं गायब हो जाऊं, मैं तुम्हें खाने को दे दूंगी पक्का। बोलो सौदा कर ले क्या? साधु अपने बस्ते से उसे एक घड़ी निकाल कर देता है। ला अब भोजन दे दे बहन, बहुत भूख लग रही है। पागल समझाए ना, कोई सपना नहीं देख रही हूँ मैं। रुको पहले मैं ये घड़ी पहनकर चेक करती हूँ। वो क्या है ना आजकल बहुत ऐसे वैसे बाबा घूमते रहते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू घड़ी को अपनी कलाई में बांधती है वैसे ही वो गायब हो जाती है। ये तो कमाल ही हो गया, मैं तो गायब हो गई। मजा आ रहा है, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सासू माँ की नजर से मैं दूर रहूंगी तो मुझे काम भी नहीं बताएंगी, और तो और मैं ये जान पाऊंगी कि मेरे बारे में मेरे पीछे क्या क्या बात करती है। बेबी कहाँ है आप? खाने को भोजन तो दे दे। भोजन? वो तो मैंने बनाया नहीं। बस बाबा आप भी कितने भोले हैं। जब ये चमत्कारी घड़ी थी तो खुद ही गायब होकर किसी 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा लेना था ना। ये घर घर मांगने की क्या जरूरत थी? बेटा ये किसी की साधना है, इसका गलत उपयोग मैं कैसे कर सकता था? और तुमने वादा किया था कि तुम भोजन दोगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। तभी सास आती है। अरे साधु महाराज क्या पागलों की तरह अकेले में बड़बड़ा रहे हैं? मैंने खिड़की से देखा आपको, बेल क्यों नहीं बजाई? ये लीजिए गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। आप खा ले फिर हम लोग शुरू करेंगे। ये तो हमारे भाग्य है कि आप हमारे दरवाजे पधारे। साधु को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो क्या करता, गलती तो हो चुकी थी। मैं कल आऊंगा, आपकी बहू को कुछ सामान दिया है वो वापस लेना। अरे क्या दे दिया है उस करमजली को? अरे साधु महाराज वो बहुत चालाक औरत है, आपने कोई कीमती चीज तो नहीं दे दी ना, वरना वापसी की तो भूल ही जाओ। साधु परेशान होकर खाना खाता है और चला जाता है। अच्छा मैं चालाक हूँ, कीमती चीज लेकर देती नहीं हूँ। अरे बुढ़िया ऐसी कौन सी कीमती चीज ले ली तेरी? अरे पता नहीं इस करमजली ने क्या लिया होगा साधु महात्मा से। मेरा कीमती बेटा लेकर बैठी है, अब इनका सामान भी ले लिया। चलो खाना खा लेती हूँ।
सास अंदर जाती है जहाँ बहू पहले ही खाना खाकर बैठी होती है। अरे तू यहाँ कैसे? तू तो चली गई थी ना? वैसे पता है एक साधु आए थे। हाँ, जिनसे आप मेरी तारीफ कर रही थी ना। वैसे कौन सा कीमती बेटा है आपका? सास हैरान हो जाती है कि इससे कैसे सब पता चल गया। अगली दोपहर, बहू, ओ बहू कहाँ हो? वो क्या है ना कि हे भगवान, ये फिर से मेरा सर खाएंगी। नहीं, मैं जल्दी से घड़ी पहन लेती हूँ। बहू घड़ी पहनकर गायब हो जाती है। सास कमरे में आती है लेकिन उसे वहाँ बहू दिखाई नहीं देती। वो पूरे घर में बहू को ढूंढती है लेकिन दिखाई नहीं देती। ये मोबाइल भी छोड़कर चली गई है, लेकिन गई कहाँ ये पता नहीं। अरे क्या हो जाता है इस लड़की को, बिना बताए चली गई। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। सास लग जाती है किचन में काम करने और बहू गायब होकर सो जाती है। शाम को घर के दरवाजे की बेल से बहू की आंख खुलती है। सासू माँ देखिए तो कौन आया है। बहू तू कहाँ थी? तुझे तो मैंने पूरे घर में देखा, कहीं नहीं दिखी मुझे। माँ जी आप भी ना, सारी बात अभी कर लो। अरे दरवाजे पर जो है वो वहीं से चला जाएगा, दरवाजा खोलिए। सास दरवाजा खोलती है तो सामने बहू की भाभी होती है। अरे आओ आओ बेटी, मैंने ना पूरा खाना बना दिया है, तुम ये बैग ले जाओ और मैंने ये चाय भी बना दी है। भाभी को सामने देखकर बहू पूछती है, अरे भाभी आप, क्या हो गया? खाना सासू माँ ने आप लोगों के लिए क्यों बनाया? क्यों? आंटी ने तुझे नहीं बताया? तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तो भला है आंटी का जो सारे लोगों की मदद की। अब आंटी से खाना लेकर मैं घर जा रही हूँ, बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। अरे ये घर पर थी कहाँ? कैसे बताती? किसको बताती? फोन भी नहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सासू माँ, आपने इतना सारा खाना बनाया और आप थकी नहीं? थकी? अरे चक्कर आ रहा है, आज सुबह से बीपी लो हो रहा है, लेकिन क्या करती, तू थी नहीं और तेरी माँ की तबीयत खराब, तेरी भाभी अकेली। बहू को अपनी गलती का एहसास होता है कि तभी बाहर वो साधु आ जाते हैं। साधु जी, ये लीजिए आपकी घड़ी, नहीं चाहिए मुझे। भाभी चलिए माँ के पास चलते हैं। सासू माँ, रात का खाना मैं जल्दी से आकर बना दूंगी, आप आराम करना। राकेश आज फिर अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करके घर आता है और सपना राकेश से कहती है, राकेश जी, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 साल में आपने अब तक अपने करियर की ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी आप मुझसे या तो फिर माँ जी से पैसे मांगते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। आप जानते हैं ना, मैंने जॉब करनी भी इसीलिए शुरू की ताकि आपको मेरी जरूरत पूरी करने के लिए माँ जी या पिताजी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अब तुम फिर से मुझे ताने मारोगी, वो भी इस चीज के लिए कि मैं तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा। अगर तुम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रही हो तो ये तो अच्छी बात है ना। पता नहीं फिर भी तुम मुझसे इतना लड़ती क्यों रहती हो? मैं आपसे इसलिए लड़ती रहती हूँ ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम करके अपने करियर पर ध्यान दें। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे मत बताओ। तुम खुद मेरे लिए एक बोझ बनकर बैठी हो। क्या कहा आपने? मैं आपके लिए बोझ हूँ? अरे यार, मैं यहाँ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से माँ पापा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी और तुम्हें मेरे गले बांध दिया। और वैसे भी अभी मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता, समझी तुम? राकेश की ये बात सुनकर सपना को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह घर का राशन खत्म हो चुका होता है, जिसके लिए सपना अपने सास ससुर से पैसे ना मांगकर अपने पति से मांगती है। घर का राशन खत्म हो चुका है, मैंने अपनी सैलरी आपको दी थी, उस पे से मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं घर का राशन ला सकूं। अरे यार, घर में राशन खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? इसके लिए तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? माँ पापा के पास जाओ। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जो तुम्हें पैसे दूंगा? और तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो तो पहले ही घर की चीजों में खर्च कर चुका हूँ। यही तो दिक्कत है आपकी कि आपसे जब भी पैसे मांगो आपकी जेब खाली मिलती है। अरे आखिर कब तक माँ और पापा घर को संभालेंगे? जब तक वो दोनों जिंदा है तब तक। आई बात समझ में? इस तरह से राकेश लड़ाई करके घर से चला जाता है और हमेशा की तरह फिर से रात को लेट घर आता है। और हमेशा की तरह आज भी सपना राकेश का इंतजार कर रही होती है। रात को जब राकेश घर आता है तो सपना राकेश को समय दिखाते हुए कहती है,
समय देख रहे हो मिस्टर राकेश? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम हर समय हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ती क्यों हो? ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से जानता हूँ। पता नहीं मुझे तुमसे छुटकारा कब मिलेगा। बोझ बन गई हो तुम मेरी जिंदगी में। चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? इस तरह राकेश गुस्से में सपना को फिर से भला बुरा सुनाता है और खुद हॉल में जाकर सो जाता है। अगली सुबह राकेश फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है, परंतु इस बार सपना भी ठान लेती है कि वो भी अब राकेश के साथ नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक करके चली जाती है। रात को जब राकेश घर आता है तो वो खाने के लिए सपना को आवाज देता है, लेकिन उसे सपना कहीं नजर नहीं आती। जब राकेश अपने बेडरूम में जाता है तो उसे सपना की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, राकेश अब तुम्हें मुझे और झेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा बोझ जा रहा है। अब तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीनी है वैसे जी सकती हो। अच्छा हुआ जो चले गए, वैसे भी रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो चुका था मैं। इस तरह से राकेश भी गुस्से में सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो वो सपना से कपड़े मांगता है, पर सपना तो घर छोड़कर जा चुकी थी। आखिर अब उसकी जरूरतें पूरी करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राकेश को अपनी गलती का एहसास होता है। जब वो अपने सारे काम खुद करता है, कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब उसके दोस्त जो हर समय उसके साथ घुमा फिरा करते थे, वो भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। राकेश को सपना की कमी खलने लगती है और एक दिन जब राकेश घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपना बचपन का दोस्त नितिन मिलता है। अरे यार नितिन, कैसा है तू? कितने दिनों बाद मिला है आज। मैं तो ठीक हूँ, भाभी कैसी है? वैसे तू अब काम करने लगा है या आज भी आवारा लड़कों की तरह ही घूमता फिरता है? नितिन की ये बात सुनकर राकेश का मुंह उतर जाता है। उसकी उदासी देख नितिन कहता है, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तेरा मुंह लटक गया? राकेश सारी बात नितिन को बताता है। राकेश की बात सुनकर नितिन राकेश को समझाते हुए कहता है, देख राकेश, कई बार होता है कि हम दिमागी रूप से शादी और जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं रहते, पर फिर भी हमारी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हमारे कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द अपना बचपना छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेना चाहिए। पर नितिन, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब तो सपना भी चली गई है। सपना के जाने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि सपना मेरे लिए बोझ नहीं थी, बल्कि मैं सपना के लिए बोझ था। अरे राकेश, गलतियां तो हर इंसान से होती है। तेरे पास अब भी एक मौका है। अपनी गलतियों को सुधार कर भाभी को घर ला सकता है। वो कैसे? उनकी शिकायतें दूर करके। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली है। तू कहे तो तेरे लिए बात करूँ। अब क्या था, अब राकेश अपने दोस्त नितिन के साथ काम पर लग जाता है और सपना से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ राकेश की सास राकेश को देखकर कहती है, दामाद जी, आप इस वक्त यहाँ पर? अब आपको मेरी बेटी से क्या चाहिए जो आप यहाँ पर आए हैं? माँ जी, मैं यहाँ सपना को लेने आया हूँ और उससे माफी मांगने के लिए। सपना से कहिए ना मैं आया हूँ। मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ हरगिज नहीं भेजूंगी जो उसे बोझ समझता है। मेरी बेटी आपके लिए बोझ होगी दामाद जी, मेरे लिए नहीं। मुझसे गलती होगी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ अब मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। राकेश की आवाज़ सुनकर सपना बाहर आती है। जब वो राकेश को अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हुआ देखती है तो उसका दिल भर आता है। वो कहती है, माँ, राकेश जी को माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ उन्होंने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया, हमेशा मुझे बोझ समझते रहे, पर राकेश जी मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। बेटा, मैं तुझे ऐसे इंसान के हाथ कैसे सौंप दूँ जिससे तेरी कदर ही नहीं है? माँ जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सपना, जब से तुम गई हो कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। अब तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सपना राकेश को माफ कर देती है और राकेश सपना को अपने घर ले आता है। पर इस बार जब सपना घर आती है तो उसे ये सुनने को नहीं मिलता कि वो बोझ है, बल्कि राकेश उसका पूरा सम्मान करता है जिसकी सपना हकदार होती है और उसकी सारी शिकायतें और जरूरतों को भी पूरा करता है। साथ ही वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाता है।